हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव। स्टूडेंट्स, कल थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम, और टॉपिक लेते हैं एम्बीडेंटेट लिजेंड्स। एम्बीडेंटेट लिजेंड्स, देखो, ऐसा कोई भी लिजेंड जिसके पास डोनर एटम एक से ज्यादा होंगे, जैसे सपोज करो ए और बी है, लेकिन दोनों एक साथ एक ही मेटल को अपने लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे। दोनों एक साथ अपने लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ने एक साथ अपने लोन पेयर एक मेटल को डोनेट कर दिए तो उससे रिंग का फॉर्मेशन होगा, और रिंग बनेगी 3 मेंबर्ड, जो कि कैसी होती है? अनस्टेबल। ठीक है। तो ऐसा कोई भी लिजेंड जिसके पास 2 डोनर एटम, मिनिमम 2, 1 नहीं, मिनिमम 2, लेकिन दोनों में से एट ए वन टाइम ओनली 1 डोनर एटम कैन लिगेट विद ए मेटल एटम और आयन। ठीक है। इसका मतलब डोनर एटम तो एक से ज्यादा है, लेकिन बॉन्डिंग करेगा एक टाइम में केवल एक ही। उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिजेंड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल CN। पिछले वीडियोस में तुमने पढ़ा है कि यहां पर डोनर एटम कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी। तो यहां कार्बन डोनेट करे मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर, तो इसको हम बोलते हैं ये साइनो है या फिर साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो। और यहां पर डोनर एटम कौन है? कार्बन। तो तुम आगे एक हाइफन लगा करके कार्बन को भी शो कर सकते हो। ठीक है। तो साइनो या साइनाइडो ये एक एम्बीडेंटेट लिजेंड है, क्योंकि इसमें कार्बन भी नाइट्रोजन भी दोनों डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं। यहां पर कार्बन डोनेट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डोनेट कर देगा, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। ठीक है। वो आइसोसाइनाइड है। किसको डोनेट करेगा? मेटल को। आइसोसाइनो या फिर आइसोसाइनाइडो, और यहां पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है। तो ऐसा कोई भी लिजेंड जिसमें डोनर एटम ज्यादा है, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम मेटल को अपने लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, वो एम्बीडेंटेट। इसका मतलब ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे तो फिर ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इनको हमने मोनोडेंटेट में पढ़ा भी है। ठीक है। तो ये एग्जांपल, और एग्जांपल देखें इसके। जैसे ये नाइट्रो, जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, जो कि मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पर नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन अगर डोनेट करे तो इसको हम ONO लिखेंगे। यहां पर नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वहां कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। इसको नाइट्रो बोलते हैं, तो इसको नाइट्राइटो। ठीक है। हम इसको भी नाइट्राइटो बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डोनर एटम को सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यहां पर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो सामने लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन, और वहां पर डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो इसको हम नाइट्रो भी बोल सकते हैं और सामने ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा।
ऑक्सीजन को तुम दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नाइट्रो वो नाइट्राइटो, ये नाइट्रो वो नाइट्राइटो, ये भी नाइट्राइटो हो सकता है, लिखा जा सकता है। डोनर एटम अगर लिख दो तो, और वहां पर भी डोनर एटम लिखो तो उसको नाइट्रो लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला एग्जांपल है SCN। देखो सल्फर है तो हम लगाएंगे थायो, और CN साइनाइड के फॉर्म में है तो यहां हम इसको साइनेटो बोलते हैं। तो नेम क्या होगा? थायोसाइनेटो। डोनर एटम कौन है यहां पर? सल्फर। डोनर एटम है सल्फर, तो SCN में डोनर एटम सल्फर है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, तो इसको हम NCS लिख दें। मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन। ये थायोसाइनेटो है तो ये आइसोसाइनाइड के फॉर्म में है, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे? आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। इसमें सल्फर डोनर एटम है और इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम, लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स थे, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चीलेट लिगेंड्स। हां, चीलेट लिगेंड्स, तुम इनको कीलेट लिगेंड्स भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सी कंट्री में केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये कीलेट बोलो या चीलेट बोलो, एक ही बात है। तो चीलेट लिगेंड्स, देखो ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके मिनिमम 2 डोनर एटम, इसका मतलब उसके अंदर एक डोनर एटम नहीं होगा, मिनिमम 2 डोनर एटम, एक ही टाइम में कोई एक पर्टिकुलर मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल, एक सिंगल, उसको अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं चीलेट लिगेंड, ठीक है। और जब दोनों एक साथ एक मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो उससे एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, इसको बोलते हैं चीलेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? चीलेशन या फिर कीलेशन इफेक्ट, एक ही बात है, ठीक है। तो इफ मिनिमम 2 डोनर एटम of a ligand are ligates with a single particular metal atom or ion, such ligand is known as chelate ligand and this effect is known as chelation effect, ठीक है। और चीलेशन इफेक्ट से होता क्या है? ठीक है, इससे उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिलती, मतलब चीलेशन इफेक्ट की वजह से कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके बताऊंगा अभी मैं, पहले इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो, पहचानो इस लिगेंड को, क्या है ये? इथाइलिन डायमाइन, पढ़ा है तुमने? इथाइलिन डायमाइन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसके ऊपर लोन पेयर। ये भी और ये नाइट्रोजन भी अगर किसी एक मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो उससे रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, और ये रिंग एक स्टेबल रिंग भी है। कैसे? 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनी है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग है, वो स्टेबल होती।
तो इससे रिंग बन गई, इसलिए इसको हम चिलेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब ये कहीं भी प्रेजेंट रहेगा किसी कॉम्प्लेक्स में, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा रादर देन अदर लिगेंड्स, बाकी लिगेंड्स हैं उनकी कंपैरिजन में। और एग्जांपल देखें तो ये हमने ऑक्जेलेटो पढ़ा था। अगर ये दोनों एक साथ मेटल के साथ में लिगेट होते हैं, अटैच होते हैं, तो फिर इसको भी हम चिलेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा या फिर किस टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कुछ कॉम्प्लेक्स हमें दे रहा है और उनमें से पूछे कि बताओ स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो कुछ मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, CrCl6 3- आयन। ठीक है, ऐसे ही CONH3 6 3+ आयन। क्लियर है, ऐसे ही COH2O6 3+ आयन। और फाइनली डी ऑप्शन है FeC2O4 3 और 3- आयन। ठीक है, 3- आयन। तो इन सब में देखें तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनो है, ये भी मोनो है। C2O4 क्या होता है, ऑक्जेलेटो, डाइडेंटेट है, दोनों एक साथ डोनेट करके रिंग बनाएंगे, तो इसमें चिलेशन इफेक्ट अप्लाई होगा। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स में मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये वाला होगा, क्योंकि इसमें चिलेशन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें चिलेट लिगेंड प्रेजेंट है। बाकी सब नॉर्मल है, तो इसकी कंपैरिजन में ये बाकी सारे लेस स्टेबल। क्लियर है, ओके। चिलेट लिगेंड और चिलेशन इफेक्ट के बाद अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम CN भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल, हमें कोई कॉम्प्लेक्स लेना है, कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ में क्या अटैच होंगे, लिगेंड्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ में लिगेंड्स जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, जितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे बाहर पूछा है तो उसको हम आयनिक स्फीयर बोलते हैं, अभी आगे बताता हूं। तो कॉम्प्लेक्स में मतलब ब्रैकेट के अंदर मेटल के साथ कितने लिगेंड प्रेजेंट हैं ये मैटर नहीं करता। मेटल ने इन लिगेंड्स के साथ में कितने बॉन्ड बनाए, कौन से बॉन्ड बनाए हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो COH2O6 3+ आयन, CrCl6 3- आयन। ऐसे ही अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया FeC2O4 3 और 3+ आयन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो COEN3
3+ आयन। तो यहां इस कॉम्प्लेक्स में अगर चेक करें तो कोबाल्ट के साथ में 6H2O अटैच है और H2O इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड। H2O एक मोनोडेंटेट, तो अकेला H2O सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कितने H2O हैं? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना, एक H2O एक बॉन्ड बनाएगा तो 6H2O 6 बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। Cl भी मोनो है, अकेला सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 6 कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। C2O4 ऑक्सिलेटो, ये डाइडेंटेट है, अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 है तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। ये भी डाइडेंटेट है, 3 है, अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 है तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 6, तो इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, जैसे इसमें तुम देखोगे तो ये Fe और इसके साथ में 2 ऑक्सिलेटो अटैच है, तो एक ऑक्सिलेटो तो ये हो गया और सेकंड ऑक्सिलेटो ये हो गया। ठीक है, ये भी डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, ये भी डोनेट करेगा Fe को और ये भी। तो Fe के साथ में लिगेंड ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, यहां पर हमें टोटल 3 ऑक्सिलेटो लेने हैं। अभी मैंने 2 लिए हैं, ऐसे ही अगर और अटैच करें, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगी, स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे कैसे बनेगी। तो अगर और ऑक्सिलेटो हम अटैच करें ये, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो Fe के साथ में 3 ऑक्सिलेटो हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जैसे हम और एग्जांपल लें, NiCN4 2- आयन, तो निकिल के साथ में 4Cn है और Cn मोनोडेंटेट है, एम्बिडेंटेट है। ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाएगा एक टाइम में, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे टोटल। ठीक है, और एग्जांपल देखो, CONH3 4SO4। ध्यान से, यहां पर कोबाल्ट ने 4 अमोनिया से, जिनको हम यहां इस चैप्टर में अमाइन बोलते हैं, लिंकेज कर रखी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। यहां पर ब्रैकेट के बाहर जो है उसका कोई रोल नहीं होगा। ध्यान रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करने में ब्रैकेट के बाहर उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो यहां पर लिजेंड की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं। ये लिजेंड नहीं है, ये या फिर यहां पर कुछ आएगा तो वो लिजेंड नहीं है, तो इसके अंदर लिजेंड, तो टोटल 4 है, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। K4FeCN6, इसका यहां पर कोई रोल नहीं होगा। Fe ने 6Cn से बॉन्डिंग की है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। Cn मोनो है या फिर Mb है, अकेला सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए 6। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ऑब्लिक तो नहीं लगा सकते हम, एंड आयोनिक स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर एंड आयोनिक स्फेयर। आयोनिक स्फेयर को हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। देखो, अभी एग्जांपल लिया था हमने K4FeCN6, अभी एग्जांपल लिया हमने CuNH3 4SO4। एक एग्जांपल हम लेते हैं NiCO4।
इससे समझ ले बात को। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों हों, लेकिन हो सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो मेटल और लिगेंड को कंबाइंड फॉर्म में, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं आयोनिक स्फीयर, ये इसका आयोनिक पार्ट है, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आयोनिक पार्ट है, ठीक है। ये आयोनिक है, ये भी आयोनिक होता है, ये आयोनिक है तभी तो वो आयोनिक है, या फिर वो आयोनिक है तभी आयोनिक है, ठीक है, पढ़ोगे आगे। तो ये आयोनिक पार्ट है, इसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। और याद रखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स से पहले है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तुम जानते हो पॉजिटिव आयन को पहले लिखते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये है आयनिक स्फीयर, आयनिक पार्ट इसका, ठीक है। मतलब इसका कोई चार्ज था, उसको बैलेंस करने के लिए हमने पोटेशियम को अटैच किया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये भी यहां पर आयनिक स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहां पर ये आयनिक स्फीयर है तो यहां पर ये आयनिक स्फीयर है। देखो समझो, बात बहुत सिंपल है। ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट के बाहर आयनिक स्फीयर। अगर लेफ्ट साइड में है तो पॉजिटिवली चार्ज, राइट साइड में है तो नेगेटिवली चार्ज। बहुत सिंपल सी बात, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये और आयनिक स्फीयर ये। इस वाले कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही प्रेजेंट है, इसमें कोई आयनिक स्फीयर प्रेजेंट नहीं है, कोई आयनिक स्फीयर नहीं, ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो दोनों एक साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे यहां पर केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जबकि यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ में आयनिक स्फीयर भी। आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर, या इसको हम स्टेट भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, ठीक है। मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल के साथ में लिगेंड्स अटैच होंगे, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आयनिक पार्ट भी इसका हो सकता है, आयनिक स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आयोनाइज्ड हो जाए, आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है, ओके। तो यहां पर हमें इस मेटल का, पूरे कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है जो कि सेंटर में है, सेंट्रल, कैसे कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मेटल सेंटर में होगा और उसके सराउंडिंग में लिगेंड्स अटैच होते हैं। डिपेंड करता है ये कितने होंगे, ठीक है, कितने होंगे इसके बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो कोई कॉम्प्लेक्स में मेटल सेंटर में होता है, बाकी लिगेंड्स उसके सराउंडिंग में अटैच होते हैं। तो सेंटर में जो मेटल है, जो एटम भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, पढ़ा हमने पिछले वीडियोस में, अगर तुम डायरेक्टली देख रहे हो तो पीछे जाके चेक कर सकते हो। तो उसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना, ठीक है। तो जैसे 11th में पढ़ते हैं हम कि इस मेटल के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो वो हम कैलकुलेट कर लें तो पता चल जाएगा हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और ये काम आएगा आईयूपीएससी नेमिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है। हम इस मेटल का चार्ज ले लें
तो यह आ जाएगा चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल, और ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। देखो एक बात समझो, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल का चार्ज प्लस लिजेंड का चार्ज, इन दोनों का चार्ज प्लस करें तो वो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है। ठीक है, मेटल का लिजेंड का दोनों का चार्ज अगर ऐड करें, सम करें, तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों का चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज के इक्वल है। तो एक फॉर्मूला बनेगा, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्लस चार्ज ऑफ लिजेंड्स, इनका चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो और तुम सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आराम से। एग्जांपल देता हूं, NiCl4 2- आयन। ठीक है, इसमें हमें इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल वो तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो X प्लस, ठीक है ध्यान रखना ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो ये हो गया X प्लस चार्ज ऑफ लिजेंड्स। अब लिजेंड का चार्ज यहां पर कितना है, -1, Cl का -1 होता है, लेकिन 4 है तो कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का यहां जो चार्ज है वो चार्ज, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे यहां पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो वो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझो बात। तो x इक्वल टू ये -2 तो है और ये -4 उधर गया, +4 इक्वल टू +2। तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कि ये प्लस में ही आएगा। कुछ टिपिकल केस ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव आता है, लेकिन ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू +2। क्लियर है? और एग्जांपल लें, तो NiCO4। ठीक है, NiCO4 निकेल का फिर से ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है, तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैलकुलेट करना है, प्लस CO कार्बोनाइल न्यूट्रल एजेंट। ठीक है, तो 0 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज भी 0, तो यहां पर x इक्वल टू 0। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, अब देखो यहां समझो, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक में जो मेटल्स आती हैं, ट्रांजिशन मेटल, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में आता है कुछ डी ब्लॉक की मेटल ऐसी होती हैं जिनके कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, सभी कॉम्प्लेक्स में नहीं, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लेकिन इसके अंदर 0 है, तो हो सकता है 0। ठीक है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि मेटल एटम फॉर्म में हो सकती है, आयन फॉर्म में भी हो सकती है। यहां पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो एटम फॉर्म में, क्योंकि इसने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं किए, जबकि यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयनिक फॉर्म में ये खुद कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देखें, CuNH3,4SO4। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, तो X प्लस चार्ज ऑफ लिजेंड्स। अब ये लिजेंड NH3 तो इसका चार्ज 0। अगर कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन होते हैं, कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन है, तो हमें उनका चार्ज भी लेना है। तो यहां पर SO4 का चार्ज कितना है, -2।
ठीक है, ऐड करते चलना है, क्लियर है, इक्वल टू, अब देखो कि अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है तो हमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 लेना, वैसे भी तुम कह दो यहां पर कोई चार्ज नहीं, अब कंफ्यूज नहीं करूंगा, एग्जैक्टली चार्ज था +2, इसलिए SO4 को अटैच किया -2 को, तो तुम समझो कि काउंटर आयन अगर प्रेजेंट है, काउंटर आयन अगर प्रेजेंट है तो हमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 लेना है, ठीक है, काउंटर आयन अगर प्रेजेंट है तो x इक्वल टू कितना आ गया +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लियर। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, लिजेंड का चार्ज, अगर काउंटर आयन है तो उनका चार्ज भी लेना है, SO4 का चार्ज -2, तो ये -2 इक्वल टू 0 करना, ठीक है, एक 0 कब करना है, जब उसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज ना हो, और एक 0 करना है जब काउंटर आयन हो तो 0 करना है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 करना है, बाकी अगर चार्ज है तो ऐसे कैसे लेना, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, COEN3 2+ आयन, आयनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे X प्लस EN, इथाइलिन डाइमाइन न्यूट्रल एजेंट होता है, तो इसका चार्ज 0 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है +2, तो X इक्वल टू +2, ठीक है। और देखो पॉजिटिव काउंटर आयन का, देखो पॉजिटिव काउंटर आयन K4FeCN6, कोई और भी ले सकते हो एग्जांपल, Fe, इसका हमें यही तो है सेंट्रल मेटल, तो X प्लस Cn -1 होता है, 6 है तो कितना हो जाएगा -6 प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां पर एक काउंटर आयन भी है, और पोटेशियम का चार्ज +1, तो यहां हो जाएगा +4, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है, फर्स्ट ग्रुप में है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप वालों का +1 फिक्स होता है, 11th में पढ़ा है तुमने, इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि काउंटर आयन है, अभी बताया कि काउंटर आयन है तो 0 होगा, तो X इक्वल टू, ये उधर गया और ये उधर गया, तो ये हो जाएगा +6 - 4 इक्वल टू +2, ठीक है, तो इसमें इसका +2 आएगा, ठीक है, -6 उधर जाएगा और ये +4 भी उधर जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं थोड़े, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तो हमें मेटल का चार्ज निकालना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसको लिखना भी IUPAC नेमिंग में, इसलिए इसको ध्यान से क्लियर करें, ठीक है। Cr CO3 का होल ट्वाइस और Cl2, और ये मान लो कि 4- है, ये कॉम्प्लेक्स लिया। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो X प्लस CO3 क्या होता है, कार्बोनेटो, -2 इसका -4 प्लस Cl का -2, ठीक है ना, अकेले Cl का तो -1 होता है, लेकिन 2 है Cl2, और तुम देख रहे हो यहां पर कि Cl को मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, लेकिन CO3 को लिखा है, तो एक रूल होता है, नेमिंग में पढ़ेंगे इसको हम, इक्वल टू ये जो -4 है ये इधर आ गया, ठीक है ना, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 4 इक्वल टू +2, क्लियर। तो शायद क्लियर होगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसका चार्ज कैलकुलेट करो, X प्लस इसका चार्ज ले लो इक्वल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर काउंटर आयन है तो उनका चार्ज भी ले लो, काउंटर आयन है उनका चार्ज भी ऐड कर दो, और इक्वल टू फिर 0 कर दो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स
होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मोटिवेशन, तो जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ठीक है, वेट करो, वेट करो उसके लिए। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ में, वन काइंड ऑफ लिजेंड्स अटैच, ओनली एक ही टाइप के मेटल के साथ में केवल एक ही टाइप के लिजेंड्स अटैच हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेट्रो में क्या हो जाएगा? अगर मेटल के साथ में एक से ज्यादा टाइप के बोल दो, या फिर बोले डिफरेंट टाइप के, ठीक है, सारे भी अलग अलग हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेटल के साथ में एक टाइप के नहीं होंगे, बस इतनी सी बात है। मेटल के साथ में मोर देन वन टाइप और डिफरेंट टाइप लिजेंड्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये होमो का एग्जांपल और ये हेट्रो का एग्जांपल, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। मेटल के साथ में एक ही टाइप के, हाँ ये हो सकते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को डाउट आ रहा है कि काउंटर आयन हो तो क्या करें, कोई मतलब नहीं है मेटल के, क्योंकि वो लिजेंड थोड़ी ना है। तो मेटल के साथ में एक ही टाइप के अगर लिजेंड प्रेजेंट है, लिजेंड मतलब ब्रैकेट के अंदर ही चेक करना हमें, ब्रैकेट के बाहर हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर डिफरेंट है, तो ये हेट्रोलैप्टिक। ओके, आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 3D स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ध्यान से समझें। तो यह है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। होता क्या है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? सर ये क्या लिख दिया, वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो देखो क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब 3D अरेंजमेंट। कैसे? एक मेटल है, उसके साथ लिजेंड्स स्पेस में, ठीक है ना, 3D में कैसे अटैच होंगे? तो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिजेंड्स विद मेटल, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मेटल के साथ में लिजेंड्स किस तरीके से या किस पैटर्न में अटैच होंगे? ये मेटल है, तो इसके साथ लिजेंड्स कहां अटैच होंगे? अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, प्लेन में, तो प्लेन में भी कैसे, वो सब हम पढ़े, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में आता है, ठीक है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट 3D में, इसके साथ ऊपर लाए नीचे लाए, कहां? तो 3D में, ठीक है। 100% 3D में जरूरी नहीं है, 2D में भी हो सकता है, लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब यह होता है कि हम स्पेस में कि किसी स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, तो कौन कहां अटैच है उसको समझे, वो स्पेशियल अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और देखो, हमने अगर मेटल के साथ में 4 लिजेंड्स अटैच किए, ठीक है, और अगर ये मोनोडेंटेट है, थोड़ा फोकस करना, अगर ये मोनोडेंटेट, क्या है ये? मोनोडेंटेट, तो ये सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ऐसे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, मतलब मेटल के साथ लिजेंड कैसे अटैच होंगे? 2 टाइप से अटैच हो सकते हैं। कैसे? जिसमें एक पैटर्न ये है, ये मेटल और 4 लिजेंड्स कुछ इस तरीके से अटैच हो जाए। ये 4 लिजेंड्स हैं
और ये इनका स्पेशल अरेंजमेंट, और इससे जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो सकती, ठीक है। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? 11th में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है इसको तुमने। एक बार फिर से बताता हूं कि इस मेटल के साथ में सपोज करो ये 2 लिजेंड्स हैं, या अबोव द प्लेन, मतलब ये यहां पर नहीं है, ये ऐसे होगा, ठीक है ना, ये ऐसे ही ये भी अबोव द प्लेन, और ये दोनों बिलो द प्लेन। तो उससे स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। हेड्रल मतलब क्या है? सरफेस। तो यहां पर 4 सरफेस बनती है। कैसे बनती है बताता हूं, देखो। सपोज करो कि मैंने इसको जहां से पकड़ा है यहां मेटल, तो मेटल के साथ में 2 लिजेंड्स, अगर ये प्लेन में मान लूं, ध्यान से, अगर ये प्लेन में मान लूं तो इस प्लेन से 2 लिजेंड्स ऊपर चले गए तुम्हारी साइड में, और अगर यहां मान लो कि एक लिजेंड ये है और एक लिजेंड ये, ठीक है ना, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये प्लेन है, 2 लिजेंड्स अबोव द प्लेन, 2 लिजेंड्स बिलो द प्लेन, मतलब 2 लिजेंड्स तुम्हारी साइड में है और 2 लिजेंड्स मेरी साइड में। तो कई तो सोच रहे हैं सर हमारी साइड में है तो दे दो हमें, ठीक है, ये तुम्हारी साइड में अटैच है, स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो ये टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है, ओके। अब यहां पर इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो बनी है, 4 सरफेस कैसे बनती है वो देखें। तो 1 2 3, इन 3 लिजेंड्स को अगर हम आपस में अटैच करते हैं तो एक पूरी एक सरफेस बनती है, ठीक है, ये पूरी एक सरफेस नीचे बनती है। तो 1 ऐसे 1 2 3, तो इधर 2 3 और पीछे 4, ठीक है, 1 सरफेस नीचे बनेगी यहां, फिर 2 इन तीनों से मिलकर के बनेगी यहां, 3 इन 3 से मिलेगी, और 4 पीछे जो 3 ये, ठीक है ना, पीछे वाले। तो फाइनली 1 2 3 4 सरफेस होती हैं, इसलिए इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेकंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है? ये मेटल है और इसके साथ 4 लिजेंड्स इस तरीके से अटैच है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो सामने जो स्ट्रक्चर है उसमें मेटल भी प्लेन में है, बोर्ड पर लिजेंड्स भी प्लेन में है, ठीक है। कई सोच रहे हैं सर ये भी तो बोर्ड पर थे, ये 3D स्ट्रक्चर थी एग्जैक्टली, इसलिए इसको हम लिजेंड को यहां मान के चलते हैं, अबोव द प्लेन, ठीक है, इसलिए थोड़ा बैंड शेप में लिखा है इसको हमने। यहां पर एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनी, तो स्क्वायर और सभी प्लेन में है, तो इसको हम प्लेनर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर का नेम क्या है? स्क्वायर प्लेनर। अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो या तो ये स्ट्रक्चर बनेगी या फिर ये बनेगी, ठीक है। बोले सर कौन सी बनानी है? तो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उसमें बहुत इजीली हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि वहां पर हमें हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना है, पहले वो कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम बता पाएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, आगे डिसाइड करना कौन सी होगी, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कैसे कि मेटल है और यहां पर 5 लिजेंड्स। लेकिन देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कब होगा? अगर ये सारे मोनोडेंटेड सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो, ठीक है ना, हाँ, तो इसलिए 5 बॉन्ड बनेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब 5 वाले की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है?
5 वाले की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? एक तो ये मेटल है और उसके साथ में 3 लिजेंड्स यहां अटैच है, ठीक है, 3 लिजेंड्स और 2 लिजेंड्स यहां पर अटैच है। तो ये 3 लिजेंड्स हैं, ये तो हैं प्लेन में, उस वाले में नहीं, प्लेन में, सरफेस पर, ठीक है। तो ये 3 लिजेंड्स हैं प्लेन में और 3 आपस में अटैच होकर के ट्राइंगुलर बना रहे हैं। तो ट्राइंगुलर कह दो या ट्राइगोनल कह दो, ठीक है। इन तीनों से मिलकर के ट्राइंगल बना है, ट्राइगोनल। और ये जो दो ऊपर नीचे है ना, लाइक ऐसे पिरामिड होते हैं, तो 2 है तो बाई और पिरामिड है तो पायरेमिडल। तो स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? ट्राइंगुलर बाई पायरेमिडल। कैसे होगा? देखो, ये देखो कि यहां पर मान लो 2 लिजेंड्स यहां अटैच है, ठीक है। हम बोल रहे हैं 1 मेटल 3 लिजेंड्स, तो ये 1 मेटल या मान लो मेटल है, 2 लिजेंड्स ये, और एक मेरे हाथ को लिजेंड बना दो, ठीक है। तो 1 2 3 लिजेंड्स, तो ये तो बन गया ट्राइंगुलर। और एक लिजेंड जाएगा अबोव द प्लेन और ऐसे ही एक जाएगा बिलो द प्लेन, ठीक है। तो 1 2 3 इनसे तो बनेगा ट्राइंगुलर। और पिरामिड कैसे बनेगा? इससे मिलके ये, इससे मिलके ये और इससे मिलके ये, इधर जो आएगा यहां ये, तो इन सब से मिलकर के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है और ऐसे ही एक पिरामिड नीचे बनेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को कि एक पिरामिड यहां नीचे भी बनेगा, इन तीनों से मिलकर के एक नीचे पिरामिड बनेगा, तो 2 पिरामिड बनेंगे। तो ये ट्राइंगुलर बाई पायरामिडल। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि ये मेटल है और 4 लिजेंड्स यहां पर अटैच हैं, ठीक है ना। ये तो स्क्वायर बनाएंगे और एक लिजेंड मान लो कि ऊपर चला गया, तो इनसे मिलकर के तो क्या बना है? स्क्वायर, स्क्वायर। और ये ऊपर मिलेंगे, उससे बनाएंगे एक पिरामिड, ठीक है ना। देखो ऐसे बनाना पड़ेगा इसको। ये क्या कर दिया सर? बताता हूं। तो स्क्वायर और ऊपर पिरामिड बनेगा, तो पायरेमिडल। एक ही पिरामिड बना है, यहां पर कितने पिरामिड बने थे? 2, तो बाई लगाया हमने, यहां पर सिंगल एक ही पिरामिड बनेगा, तो स्क्वायर पायरेमिडल। कैसे? देखो, तुम्हारी सपोज करो नोटबुक है, तो उसके सेंटर में मेटल ले लो, कॉर्नर पर लिजेंड ले लो, ठीक है। नोटबुक में स्क्वायर जैसी मान लो, सेंटर में मेटल, 4 लिजेंड्स और एक लिजेंड उससे ऊपर कर दो, ऐसे। यहां मेटल है, 4 लिजेंड यहां और एक ऊपर कर दो, और इन चारों लिजेंड को जो कि स्क्वायर में है ऊपर वाले से अटैच कर दो। तो यही तो क्या है, ऊपर वाले लिजेंड को स्क्वायर वाले 4 लिजेंड से अटैच करना है। तो इसको इससे अटैच किया, इससे किया और इससे भी कर दिया और इससे भी कर दिया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली क्या है, ये वाला जो लिजेंड है ना, ये यहां पर नहीं है, ये एग्जैक्टली यहां है 3D में अबोव द प्लेन। लेकिन इसको मैं यहां रिप्रेजेंट कैसे करूं? अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा, तो तुम कैसे करोगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये ऊपर, तो ये लिजेंड इससे अटैच होगा, इससे भी होगा और इससे भी और इससे भी, तो ऊपर एक पिरामिड बन रहा है। पिरामिड देखे ना तुमने? नहीं देखे सर, मैंने भी नहीं देखे भाई, ठीक है, बस फोटो में देखे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो यहां पर मेटल के साथ में 4 लिजेंड्स ऊपर, तो ये स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड, तो स्क्वायर पायरेमिडल। ओके, लास्ट ये है मेटल के साथ में 6 लिजेंड, ठीक है। अगर ये मोनोडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। और अगर 6 हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, एक ही टाइप है, कंफ्यूज नहीं होना। हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों में सेम है। तुम ये मानो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मैं जो बना रहा हूं वही स्ट्रक्चर बनेगी, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या कि ये मेटल 4 लिजेंड तो हम स्क्वायर में अटैच कर दें, ठीक है।
ये ऐसे, और वन अबोव द प्लेन, वन बिलो द प्लेन, एक ऊपर प्लेन से और एक पीछे। लेकिन यहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इसको मैं, तो इसको मैं फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, एक तो इसमें स्क्वायर बना है तो बोलते हैं स्क्वायर, ये वाला। एक पिरामिड ऊपर बनेगा क्योंकि ये वाला जो लीजेंड होगा ना यहां जो आएगा वो इन सब से अटैच होगा, तो ऊपर एक पिरामिड बनाएगा, एक पिरामिड पीछे बनेगा, तो उसको हम बाई पायरेमिडल बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्क्वायर बाई पायरेमिडल, स्क्वायर बाई पायरेमिडल। ठीक है, इसका दूसरा नाम ऑक्टाहेड्रल भी है, ऑक्टाहेड्रल। क्यों, ऑक्टा मीन्स 8 और हेड्रल मीन्स सरफेस, तो टोटल 8 सरफेस बनेंगी। कैसे बनेंगी देखो, 4 सरफेस ऊपर बनती है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। देखो इसको मैंने 4 से अटैच किया, तो इसको इससे भी कर दिया, इससे इन दोनों से भी कर दिया, ऐसे नीचे वाले को इन दोनों से करके और इससे भी कर दो। ये क्या हो गया सर, समझे ध्यान से। ये मेटल है, ये 4 लीजेंड्स हैं जो स्क्वायर में है, एक लीजेंड ऊपर यहां। पिरामिड कैसे बनेगा, पिरामिड बनाने के लिए इसको चारों से अटैच होना पड़ेगा, इसको मैंने यहां पर कर रखा है। पिरामिड कैसे बनेगा, इसको चारों से, तो 1 2 3 4। ऐसे ही एक बैक साइड है, पीछे की साइड में, जैसे ऊपर वाला चारों से अटैच है वो नहीं, ये वाला लीजेंड ये, ठीक है ना, जो अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन वो 4 से अटैच है, ऐसे बिलो द प्लेन वाला भी 4 से ही अटैच होगा। तो बिलो द प्लेन 4 से, तो ये 1 2, ये 3 और ये 4। तो बोले सर 8 सरफेस कैसे बनी है, तो देखो यहां पर ये मेटल है और ये 4 लीजेंड्स हैं, तो इस लीजेंड को इससे और इससे अटैच करोगे तो ये लीजेंड यहां और इधर, तो एक सरफेस ये बनेगी। ठीक है, इस साइड 1 2, क्योंकि इन दोनों से भी अटैच है, अबोव द प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये इन दोनों से अटैच है, तो 2, फिर इधर 3 और इधर 4। ठीक है ना, 1 सरफेस, सेकंड, थर्ड और ये 4th। ठीक है, तो 4 सरफेस ऊपर बनी, ऐसे 4 पीछे बन जाएंगी, जैसे आगे बनी ऐसे पीछे बनेंगी। ठीक है ना, तो क्लियर होगा। ये इनसे मिलकर के एक सरफेस इधर, पिरामिड नीचे से फैल के ऊपर आएगा, एक कॉर्नर पर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ऊपर अटैच होगा यहां, तो 1 2 3 और 4 बैक साइड में, तो टोटल कितनी सरफेस बनती है, 8 सरफेस। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तो आज के वीडियो को यही फिनिश करते हैं, अगले वीडियो में कोई हम नए टॉपिक के साथ में बात करते हैं। थैंक यू।